अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आस्मा। आज हम इस आस्मा जो कि एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसके बारे में हम आज जो है तफसील के साथ पढ़ेंगे। आस्मा जिसको हम दमा कहते हैं या पुख्तो के वर्तमंगा सा लंडे वायो चिपागे की दसड़ी सा लंड लंड की यानी जर जर सा अखली या वर्ता सुख ना सुख सा बंदे मरज हो वाई। तो आस्मा को हम दमा कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये बीमारी क्या चीज़ है। इसके बाद सिम्टम्स कि इसकी अलामात क्या है, अलामात के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में इसकी काजेज़ वजूहात के बारे में जानना चाहेंगे और बाद में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि इसका इलाज किस तरह करेंगे, इससे प्रिवेंशन इसकी यानी इसकी प्रिवेंशन क्या है, हम इससे किस तरह जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आस्मा यानी दमा, इसकी जो लफ्ज़ है आस्मा, ये ग्रीक लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड जो आजीन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है पेंट या शार्ट ब्रीथ। पेंट जल्दी जल्दी सांस लेना, क्विक ब्रीथिंग को हम पेंट कहते हैं। जिस तरह कुत्ते वगैरह डॉग्स जो है पेंटिंग करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, इसको हम पेंटिंग कहते हैं। या शॉर्ट ब्रीथ, तो आस्मा का मतलब है शॉर्ट ब्रीथ और पेंटिंग, ये ग्रीक वर्ड है। अब हिस्ट्री के बाद है डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन जो है, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रांकियल आस्मा। इसको ब्रांकियल आस्मा इसलिए कहते हैं कि इसकी अटैक जो है ब्रांकाई और ब्रांकियोल पर होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रांकियल आस्मा का नाम भी देते हैं। इट इज़ अ डिजीज in which the lining of the wall of bronchi and bronchioles swell up, which reduce their inner passageway। अब ये बीमारी क्या है? ये ब्रांकाई और ब्रांकियोल के जो वाल्स हैं, इनर वाल्स, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेलअप हो जाती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से इनर पैसेजवे जो होता है इसके, तो इनर पैसेजवे रिड्यूस हो जाती है या नैरो हो जाती है, जिसमें पूरी की पूरी हवा नहीं गुजरती, यानी लंग्स तक नहीं पहुंचती। तो इसलिए ये जो है शॉर्ट ब्रीथिंग काज करती है। तो ये था हमारे पास, इसकी डिफिनीशन ये हुआ कि ये ब्रांकाई और ब्रांकियोल के जो वाल्स है, इसके जो सराउंडिंग, ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ट्रेकिया है, ये है ब्रांकस और ये ब्रांकियोल है। ब्रांकस जब वो लंग्स के अंदर ब्रांकाई या ब्रांकस पहुंच जाते हैं अंदर, तो वहाँ ये मज़ीद छोटे छोटे ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं। तो इस वजह से इस छोटे छोटे ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रांकियोल। तो ब्रांकाई और ब्रांकियोल के जो इनर पैसेजवे है वो रिड्यूस हो जाती है तीन वजूहात की वजह से। सबसे पहले वजह तो इन्फ्लेमेशन है। दूसरी वजह जो है, इसके सराउंडिंग जो भी मसल है, यानी ब्रांकाई और ब्रांकियोल के सराउंडिंग जो मसल है वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ल्यूमन या कैविटी या इनर पैसेजवे जो है वो रिड्यूस हो जाती है। या तीसरी वजह है म्यूकस, ज़्यादा म्यूकस के पैदा होने की वजह से ये इनर पैसेजवे जो है ये रिड्यूस हो जाती है। तो ये तीन वजूहात की वजह से। अब इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। आस्मा जो है ये हर बंदे पे आ सकती है, यानी हर इंसान पे ये अटैक कर सकती है, हर उम्र के इंसान पर ये अटैक कर सकती है, ख्वाह वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, ख्वाह वो बूढ़ा क्यों ना हो, वो जवान क्यों ना हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, गर्ल्स हो, बॉय हो। इसके लिए न जिन्स और न उम्र की तयन है कि वो इस उम्र में आएगा और इस उम्र के ऊपर या इस उम्र के कम बच्चों पे ये अटैक नहीं करेगा, नहीं है। इसके बाद जो है ये दो किस्म के जो आस्मा है वो बहुत कॉमन है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। एलर्जिक के बारे में और नॉन एलर्जिक के बारे में हम काजेज़ में ये डिस्कस करेंगे कि एलर्जिक आस्मा क्या है और नॉन एलर्जिक आस्मा क्या है। अब हम बढ़ेंगे सिम्टम्स की तरफ कि इसकी सिम्टम्स अलामात क्या है। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वीजिंग।
वीजिंग से मुराद है व्हिस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट। जब हम एक्सहालेशन करते हैं, सांस जो है छोड़ते हैं, सांस ब्रीथिंग आउट करते हैं, जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं तो इस दौरान हमारी जो ब्रीथिंग आउट के साथ सांस के साथ एक आवाज़ खारिज होती है, वो है वीजिंग, जिसको हम वीजिंग कहते हैं, या सीटी की तरह आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती है जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं। तो एक्सहालेशन के दौरान वीजिंग साउंड जो है ये सबसे पहले अलामत है। दूसरा अलामत है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है उसमें डिफिकल्टी हो जाती है, यानी ब्रीथिंग करते वक्त इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम कहते हैं। तो ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत है कफिंग विच बिकम वर्स एट नाइट और इन द मॉर्निंग। कफिंग जो है ये रात को सीवियर हो जाता है या वर्स हो जाता है, या मॉर्निंग को। दिन को जो है ये इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब रात को ज़्यादा हो या सुबह सवेरे ज़्यादा कफिंग हो तो ये भी तीसरी अलामत है किस चीज़ की? आस्मा की। चौथी अलामत है चेस्ट पेन, सीने में दर्द। चौथी अलामत जो है सीने में दर्द होती है, यानी दर्द महसूस करते हैं जब हम सांस लेते हैं आस्मा के दौरान। ये कभी कभी इस तरह ये अलामत भी है। ब्लू लिप्स आर फिंगर, ये जो फिंगर टिप्स है ये ब्लू हो जाते हैं, या लिप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू नज़र आते हैं। तो ये 5 अलामत थे आस्मा के। तो चले अब हम इसकी काजिज़ के बारे में जानेंगे कि आस्मा की काजिज़ या वजूहात क्या है। तो आइए आस्मा की वजूहात काजिज़ के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे जो द फर्स्ट काज इज़ जेनेटिकल है, ये ख़ानदानी है, ये हमें वालिदैन से मुंतकिल होती है। अगर हमारे फैमिली में किसी को आस्मा हो तो अपने बच्चों को ये मुंतकिल कर सकती है थ्रू जीन्स। दूसरी काज एलर्जेंस की वजह से। एलर्जेंस वो चीज़ें हैं जिससे एलर्जी काज होती है, एलर्जेंस वो अशिया जिससे एलर्जी काज होती है। तो एलर्जेंस में पोलन है, पोलन की वजह से लोगों को एलर्जी होती है। डस्माइट है, डस्माइट वो चीज़ें हैं जो डस्ट में पाए जाते हैं, यानी वो माइट्स जो हमारे स्किन पर मौजूद होते हैं, 8 लेग वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जानदार है, उसकी वेस्ट से बाज़ लोगों को एलर्जी लाहक होती है। तो इसको हम डस्ट माइट कहते हैं जो हमारे स्किन पे पाए जाते हैं। पिट डेंडर वो छोटे छोटे पेचेस जर्रे जो जानदारों की स्किन या स्केल से खारिज या होती है। तो मिसाल के तौर पर एक्डाइसिस एक अमल है जो जानदार करते हैं, अपने जो डेड सेल होते हैं स्किन के, वो नीचे से न्यू सेल जो है वो जनरेट होती है, पैदा होती है, और ऊपर वाले जो डेड सेल होती है वो जानवर उतारते हैं, जिसको हम एक्डाइसिस कहते हैं। जिस तरह आपने सांप वगैरह की स्किन वगैरह उतरी हुई स्किन देखी होगी। तो ये डेंडर जो है ये छोटे छोटे स्केल या वो पेचेस जो जानदार जो है उतारते हैं, खारिज करते हैं, अपने स्किन से रिमूव करते हैं एक्डाइसिस की वजह से। तो वो डेंडर्स जो है उसमें प्रोटीन होता है, उस स्केल में वो स्किन के पेचेस में प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन जब हवा में लोग सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं तो वहाँ उससे एलर्जी काज होती है, जो आस्मा की क्या होती है, वजह बनती है। तीसरी वजह रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। बाज़ लोगों को रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होती है जो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से लाहक होती है। तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी तीसरी वजह है आस्मा की। चौथी वजह एयर पोल्यूशन, हवा में बहुत से जो पॉल्यूटेंट मौजूद होते हैं, जो कि स्मोकिंग से जो स्मोक है, इंडस्ट्रियल व्हीकल एमिशंस है, वो धुआं वगैरह इंडस्ट्रियों से, ये जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलती है, ये जो है ये काज करती है क्या, आस्मा। 5वां वजह फिज़िकल एक्सरसाइज है। बाज़ औक़ात हम हैवी एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं जो आस्मा की वजह बनती है। तो ये तो हमारे पास 5 वजूहात थी आस्मा की। अब ट्रीटमेंट, तो
ट्रीटमेंट के बारे में मैं ये बताऊंगा कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं है, या ऐसा इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है जिससे आस्मा के मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है सेहतयाब हो चुका हो। तो इसके लिए दो किस्म की ट्रीटमेंट जो है आजकल की जाती है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है जब ये आस्मा अटैक करती है किसी पर, उसी वक्त उसी दौरान उसको जो है दवाई देते हैं ब्रांकियोडायलेटर, जो कि इनहेलर की शक्ल में वो मुंह में जो है स्प्रे करता है और वो फ़ौरन जो है अमल करता है और ब्रांकाई और ब्रांकियोल की वाल्स को जो है लाइनिंग को, एयर पैसेजवे को डायलेट करता है और सांस को बहाल कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब वो है जो उसी वक्त देती है। इसके अलावा जब ये आस्मा के अटैक न हो तो यह इलाज हम नहीं करते, ब्रांकियोडायलेटर या इनहेलर के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। दूसरी जो किस्म है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है आप रोज़ाना के हिसाब से दवाई लेंगे और वो दवाई जो है वो इनहाल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड होती है। वो कार्टिकोस्टेरॉइड से बनी हुई दवाई है जो आप रोज़ाना लेंगे, लेकिन इससे जो है ये आस्मा की अटैक कंट्रोल होती है और ये बीमारी सिर्फ कंट्रोल होती है, मुकम्मल ख़त्म नहीं होती। यानी अगर आपको महीने में या दिन में, हफ्ते में एक अटैक होती थी, तो अब इसके इस्तेमाल से सालों में या पूरे साल में एक अटैक भी नहीं होगा, या एक का दो का अटैक हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचती, यानी आप मुकम्मल तौर पर इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन ये इलाज जो है आपको जो है आस्मा के अटैक, बार बार अटैक से बचा सकती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।